Antas, please check we are live. Yes, we are Yes, live. we are live. Okay. We are live. हेलो एंड वेलकम। आप सब देख रहे हैं क्रिकेट 487 न्यूज़ और हम आज आ चुके हैं यहाँ पे एशिया कप का द प्रीव्यू शो लेकर। और हमारे साथ आज जुड़ते हुए खास मेहमान फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड नेशनल सिलेक्टर सबा करीम सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोगों से सर भेंट हो गई इसी चक्कर में, जी है ना। चलो, गुड। जी सर। सब पहला सवाल ये कि जब भी किसी बड़ा टूर्नामेंट में भारतीय टीम का स्क्वाड अनाउंस होता है तो उसमें काफ़ी आलोचनाएं का फिर सामना करना पड़ता है, चाहे कोच हो चाहे सिलेक्टर्स हो। तो इसके पीछे की पॉलिसी क्या है स्क्वाड सिलेक्शन की? आप फॉर्मर सिलेक्टर रह चुके हैं तो ज़रा आप इस पर प्रकाश डालिए। तो हमारे वक्त में भी सिलेक्शन के बाद आलोचनाएं होती थी, अभी भी हो रही हैं, और जब तक क्रिकेट रहेगा भारत में उसमें आलोचना होती रहेगी। मेरे पहले भी जो सिलेक्टर्स थे उनकी भी आलोचना होती थी। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से आदमी बहुत कुछ सीखता है, और सिलेक्टर्स भी बहुत कुछ सीखते हैं। आप कई बार गलतियां होती हैं आपसे, पर अंत में सिलेक्शन पॉलिसी बहुत ही क्लियर रहती है कि किसी भी सिलेक्टर या सिलेक्शन के पीछे कोई हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए। आप भारत के हित में टीम को चुन रहे हैं, उसमें ऊपर नीचे एक या दो खिलाड़ी यहाँ वहाँ नहीं रहे। इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। पर अंत में जब आपने टीम चुनी है 15 की, वो सभी जो 5 सिलेक्टर्स रहते हैं उन्होंने अपने बहुत ध्यान लगाकर उन्होंने चुना है। तो और वो चुनने के बाद सिलेक्टर्स को मालूम होता है कि इस पे कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होगा, विच इज फेयर इनफ। कि हम लोग सब इतने ज्यादा पैशनेट हैं क्रिकेट को लेकर कि कुछ ना कुछ सबकी सोच अलग रहती है। पर अंत में अगर हम 10 लोगों से टीम सिलेक्शन करवाएंगे, सिर्फ एक या दो खिलाड़ी का ही नाम है जो इधर उधर होता रहता है। इससे क्या नजर जी आता है? सर। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो सिलेक्शन है वो फेयरली बहुत ही फेयर रहा है और ट्रांसपेरेंट रहा है। एक या दो प्लेयर्स तो हर बार जो टीम सिलेक्शन होगा उसमें चर्चा होगी। जी बिल्कुल सर। जी सर, मेरा आपसे सवाल है कि जो भी श्रेयस अय्यर के साथ हुआ अभी, और जो भी अभी शम्मी के साथ हुआ, वो अनफिट बंदा बोल रहा है कि मैं अनफिट से अभी फिट हो गया हूँ। और उसके बेसिस पे क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है? ये फेवरिज्म पे टीम चुना गया है, या आपको क्या लगता है किसी मतलब कि अपना कोई पर्सनल प्लेयर को लेके आने की कोशिश की है उन्होंने? कौन से प्लेयर के बारे में बोल रहे हो? सर मैं आवाज थोड़ी पूछ रहा हूँ कट कि रही है तुम्हारी। श्रेयस अय्यर के साथ साथ जो भी हुआ, अनफेयर सिलेक्शन हुआ, जो भी शमी के साथ हुआ, आपको क्या लगता है ये दोनों टीम में होने चाहिए थे? आप आपने कैसे ये मान लिया कि सिलेक्शन अनफेयर हुआ है? अगर श्रेयस अय्यर सर को नहीं, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। कि श्रेयस अय्यर, मुझे भी लगता है उनको टीम में होना चाहिए, पर यहाँ पर सिलेक्टर्स की राय अलग थी। मुझे तो ये लग रहा था कि अगर आपने उनको 15 में नहीं लिया है तो कम से कम आप उनको रिजर्व में जरूर रख सकते थे। क्योंकि अगर आपने ऐसे खिलाड़ियों को टीम में रखा है जिन्होंने जो पिछले सीजन जो आईपीएल हुआ था उसके प्रदर्शन पे, उस हिसाब से श्रेयस अय्यर का भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। तो उनको अगर आपको लगता है कि टीम में जगह 15 में नहीं जगह बन रही थी, तो फिर आप उनको रिजर्व में रख सकते थे। एक और बात क्या होता है ना कि हम लोग सब जो क्रिकेट फैंस हैं या जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, वो सब कई बार कैरिड अवे हो जाते हैं। जो रिसेंसी रहती है परफॉर्मेंस में, उनको ये लगता है कि अरे ये खिलाड़ी इतना अच्छा कर रहा है, उसको अंदर ले लो। पर हम ये भूल जाते हैं कि जो टीम में खिलाड़ी है जिसने भारत के लिए अच्छा किया है पिछले मैचेस में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसको आप कैसे बाहर कर सकते हैं? उसका फॉर्म भले ही चंद मैचेस में आईपीएल में उतना अच्छा ना रहा हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर जो पोटेंशियल है, जो क्लास है, वो अचानक खत्म हो गई है। इस तरह से टीम कभी भी बिल्ड नहीं होती है। तो थोड़ा बहुत संयम के साथ, थोड़ा बहुत धैर्य के साथ आपको टीम चुनना होता है। और दूसरी बात आपने उठाई है मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी का चयन नहीं हुआ क्योंकि मोहम्मद शमी अब मेरे ख्याल में टी20 फॉर्मेट में वो फिट बैठते नहीं है। उनके जगह पे कई ऐसे यंग पेस बॉलर्स हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और एक और बात है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है मोहम्मद शमी के फिटनेस के ऊपर। इसीलिए उनको इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी नहीं ले जाया गया था, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ है जो फिटनेस को मॉनिटर करता है सभी खिलाड़ियों को,
उन लोग का भी ये मानना था कि अभी वो 100% फिट नहीं है। जी सर, मैंने इसलिए अनफेयर यूज किया क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जो अपना लास्ट अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था T20 ऑस्ट्रेलिया के सामने, उसमें 50 मारा था। उस 50 मारने के बाद फॉर्म में बंदा तो 3 से बात किस बेसिस पे कर सकते हो आप? कब मारा था उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? 23 वर्ल्ड कप उसके के बाद, बाद जो सीरीज हुई थी। हाँ, तो उसके बाद कितनी सारी टी ट्वेंटी आईज हुए हैं इंडिया के? उस उसके बाद सर उनको गेम नहीं बजा रही थी। नहीं, उसके बाद T20 आईज हुए हैं ना, जब जब स्काई कप्तान बने थे। उसके हाँ जी, बाद उसके बाद अक्सर अक्सर पटेल वाइस कप्तान बने। हाँ जी, उसमें तो आपका मिडिल ऑर्डर को क्या खेल रहा था? नंबर 3, नंबर 4 स्काई और तिलक वर्मा खेल रहे थे, नंबर 5 हार्दिक पांड्या खेल रहे थे, नंबर 6 शिवम दुबे खेल रहे थे या रिंकू सिंह खेल रहे थे। तो आपको क्या लगता है इन सभी खिलाड़ियों में से एक दो खिलाड़ी को आप बाहर कर देंगे? और जो T20 भारत ने खेला था इसके पहले, वो सभी मैचेस हमने जीते थे, हमने श्रृंखला जीती थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी लगता है कि श्रेयस अय्यर का जिस तरह का फॉर्म है, उनको अगर आप 15 में उनकी जगह नहीं बन रही थी तो कम से कम आप उनको रिजर्व में जरूर रख सकते थे। वो मेरे ख्याल में, मेरा ये मानना है कि वो उचित नहीं था। जी सर, आप यस सर अब अंकुश। सहमत हैं? मेरा हाँ, अब मैं यस पूछता अंकुश हूँ। प्लीज। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसा कि अभी एशिया कप आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान खेलने वाला है, तो आपका उस पर क्या थॉट है? क्या इंडिया पाकिस्तान साथ में खेलना चाहिए मैच? अगर आप चेयरमैन होते तो आप क्या ये मैच वो अप्रूव करते खेलने को या नहीं? मेरा आपसे ये क्वेश्चन था, इंडिया पाकिस्तान। बीसीसीआई ये निर्णय नहीं लेता, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निर्णय लेता है। अगर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कह दिया है कि आपको पाकिस्तान के विरुद्ध मैच नहीं खेलना है, तो बीसीसीआई मैच नहीं खेलेगा। बीसीसीआई वही निर्णय लेता है जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको कहती है लेने के लिए, चाहे वो बायलैटरल एंगेजमेंट्स हो या फिर मल्टी नेशन का टूर्नामेंट हो या फिर घर पे खेलने की बात हो या कहीं किसी और देश में जाने की बात हो। और ये सिर्फ पाकिस्तान के सामने नहीं है, कोई भी टीम, जैसे अभी इंग्लैंड का दौरा हुआ था इंडिया का, तो इंग्लैंड जाने के पहले इंडियन टीम, बीसीसीआई खास करके, वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स को चिट्ठी लिखती है नो ऑब्जेक्शन के लिए। वहां से जब वापसी में जो जवाब आता है उसमें अलाउ किया जाता है कि हाँ आपकी टीम ट्रैवल कर सकती है इंग्लैंड, तभी भारत ट्रैवल करता है। उसी तरह से कोई बाहर की टीम हमारे यहाँ जब आती है खेलने के लिए, तब भी इसी प्रकार की चिट्ठी लिखी जाती है सभी मिनिस्ट्री को। उनका जवाब आने पर ही हम लोग खेल करवाते हैं इंडिया में। तो ये एक तरह का नियम है जो बीसीसीआई फॉलो करता है। तो इस मामले में भी यही हुआ है, एशिया कप खेलने के पहले बीसीसीआई ने जरूर लिखा होगा कि ये हम टूर्नामेंट खेल सकते हैं कि नहीं। जब वहां से चिट्ठी आई होगी कि नहीं आप खेल सकते हैं, उसके बाद ही बीसीसीआई ने ये इजाजत दी है खेलने के लिए। इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे बिल्कुल बिल्कुल। जो जो दिग्गज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो मिनिस्ट्री में है, जो जो एस्टैब्लिशमेंट में है, ये उन सब का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ सर, तो मेरा सवाल ये है कि अभी हाल ही में जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला हुई, हम लोग इंग्लैंड गए थे, तो वहाँ पे 3 नंबर पे जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, साई सुदर्शन, आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमने उनको टेस्ट टीम में हम्म जगह दी। और हम्म साथ ही में करुण नायर, जिन्होंने खासा अपना प्रदर्शन किया, ने स्ट्रगल किया, उन्होंने एक ही हम्म अर्धशतक आया था उनका, और उनको 4 मुकाबले खेलने को मिले। तो क्या सर, अगर आप सिलेक्टर होते तो क्या 3 नंबर के लिए आप इन दोनों को पिकअप करते या कोई और खिलाड़ी? मैं नंबर 3 पर अभिमन्यु ईश्वरन को पिक करता, क्योंकि वो टीम में है, वो काफी सालों से टीम में है, रहते हैं, तो उनको खेलने का मौका दिया नहीं जाता है। उनका फर्स्ट क्लास करियर रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। उन्होंने करीब 27 या 28 हंड्रेड्स लगाए हैं। रेड बॉल क्रिकेट में वो बेहतरीन ओपनर है। अगर आप ओपन नहीं करवा रहे हैं उनसे, तो आप नंबर 3 पे उनको भेज सकते थे। वो इंडिया ए के लिए कप्तानी कर चुके हैं, इंडिया ए के लिए उन्होंने रन्स बनाए हैं अलग अलग कंडीशंस में। और जब जब एक रेगुलर टॉप ऑर्डर बैटर आपकी टीम में है, जिसको आप पिछले 1 या 2 साल में टीम में रखे हुए हैं, तो फिर उसको पहले मौका मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि कई बार सिलेक्टर्स या टीम मैनेजमेंट अनजाने में ही सही ये गलती कर बैठता है। कई बार हम फॉर्मेट को ध्यान में रखकर उनका सिलेक्शन कर लेते हैं। कई बार जो जैसे मैंने कहा था कि रिसेंसी ऑफ परफॉर्मेंस पर हम लोग निर्णय ले लेते हैं।
और इस तरह के निर्णय पहले भी होते आ रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और आने वाले वक्त में भी होगा। तो ये एक दो चीजें हैं जो हमेशा टीम के साथ लगी रहती हैं। पर मेरी राय ये थी कि यहाँ पे नंबर 3 पे अभिमन्यु ईश्वरन, या फिर उनको आप ओपन कराते, नंबर 3 पे आप किसी और को खिलाते, वो अलग बात है। तो सबसे पहला जो नंबर आना चाहिए था वो अभिमन्यु ईश्वरन का था। सर मेरा आपसे एक आपसे सवाल है मेरा कि जैसा कि इंडिया में जो भी रिटायरमेंट्स होते हैं, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा का जो भी रिटायरमेंट हुआ था, क्या बीसीसीआई इसको बेहतर नहीं कर सकता प्रॉपर फेयरवेल देके? जैसे टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली उन्होंने जितना कुछ किया था पिछले 8-9 सालों से, तो आप अगर इस जगह पे होते सेलेक्टर चेयरमैन, तो आप कुछ उसको बेटर हैंडल कर सकते थे मैनेज करके। हम लोग जो इंडियन सिटीजन है ना, जो भारतीय, हम लोग बहुत सारे इमोशनल हो जाते हैं। अगर अगर हम सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने रिटायर किया है, अब राहुल द्रविड़ ने तो कभी नहीं उनको फेयरवेल दिया गया, MS धोनी को कोई फेयरवेल दिया नहीं गया, सिवाय सचिन तेंदुलकर के हाल में और कोई भी खिलाड़ी नहीं जिसको फेयरवेल दिया गया, ना अनिल कुंबले को भी फेयरवेल मिला नहीं है। तो ये फेयरवेल वाली जो जो परंपरा है ना, मुझे लगता है कि उससे 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 हमें अब आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अब हो ये रहा है कि 3-3 फॉर्मेट हो रहे हैं। अब अलग-अलग प्लेयर्स अपने हिसाब से उनको कब रिटायर होना है वो चूज़ करते हैं। और कुछ उस तरह की कुछ पैरामीटर्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है बीसीसीआई के लिए। कि आप कौन से खिलाड़ी को आप फेयरवेल देंगे? ऐसे खिलाड़ी को फेयरवेल देंगे जिसने 100 टेस्ट मैच खेला है, या फिर आप ऐसे खिलाड़ी को देंगे जो कि सक्सेसफुल कैप्टन रहा है, या फिर आप ऐसे कप्तान को देंगे जो वर्ल्ड कप आपके लिए जिता चुका हो? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पैरामीटर्स क्या होंगे? ये डिसाइड कौन करेगा? ये बहुत कठिन है। इसीलिए जहां तक मुझे लगता है कि हाँ बीसीसीआई उनकी सोच ये होगी, या जो जो डिसीजन मेकर्स हैं, कि अब इस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जिस खिलाड़ी ने सर्व किया है, उसने बहुत बड़ा काम किया है, उसके साथ अटैचमेंट कई सालों से फैंस का भी रहा है, बीसीसीआई का भी रहा है, क्रिकेट के साथ रहा है। पर अंत में ये निर्णय बहुत ही पर्सनल होता है, और जिसने डिसाइड कर लिया है, अगर पहले से खेलते समय या फिर 1-2 टेस्ट मैच पहले खिलाड़ी ने ये कह दिया है बीसीसीआई को, तो अलग बात है कि वो अंतिम टेस्ट मैच में थोड़ा बहुत फेयरवेल आप दे सकते हैं। पर अब मैच कोई नहीं हो रहा हो, श्रृंखला के पहले अगर आपने अनाउंस कर दिया है, तो फिर अंत में उस खिलाड़ी का चयन टीम में होना सिर्फ उसको फेयरवेल देने के लिए, मेरे ख्याल में वो जायज नहीं है। आई डोंट थिंक वो जस्टिस करता है अन्य अन्य खिलाड़ियों को जिनको आप लोगों ने चुना है, या फिर जिनको टीम सेलेक्टर्स ने चुना है। जी सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि आने वाले एशिया कप में कौन भारतीय टीम के लिए एक्सपेक्टेड साबित हो सकता है, और आपकी प्लेइंग 11 किस प्रकार से रहेगी? पहला सवाल क्या है आपका? मैंने पूछा कि एक्सपेक्ट आने वाले एक्स फैक्टर कौन हो सकता है एशिया कप में? अब एक्स फैक्टर एक ऐसा शब्द है, हम लोग कई बार सालों साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पर T20 एक ऐसा फॉर्मेट है, वहां पर एक एक्स फैक्टर नहीं, सभी खिलाड़ी को कंट्रीब्यूट करना होता है। और ऐसे प्लेयर जो खास करके ऑलराउंडर्स हैं, उनका रोल ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पास दो स्किल है। अब हार्दिक पांड्या एक ऐसे प्लेयर जिनके पास दो स्किल है, अक्षर पटेल एक ऐसे प्लेयर जिनके पास दो स्किल है, शिवम दुबे अगर वो खेलते हैं तो उनके पास भी एक ऐसा स्किल है, उनके उनके पास भी दो स्किल है। तो ऐसे खिलाड़ी जो ऑलराउंडर्स हैं, उनकी भूमिका ज्यादा बढ़ जाती है। और एशिया कप में चूंकि हमारी टीम काफी ज्यादा मजबूत है, एक बहुत ही स्टेबल टीम है, ये बहुत ही बैलेंस टीम है। मुझे लगता है कि अगर हार्दिक पांड्या फिट रहे, तो मेरे ख्याल में जिस तरह के कंडीशंस मैंने देखा है दुबई और अबू धाबी में, अब वहां पर हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी और उनकी बल्लेबाजी में मुझे ज्यादा विश्वास नजर आ रहा है। और हमारे जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लेइंग 11 वो अंत में डिपेंड करता है, ये कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कंडीशंस के ऊपर। पर वो सही मायने में कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और दोनों, दुबई का कंडीशन अलग है और अबू धाबी का कंडीशन अलग है, वहाँ की विकेट अलग अलग है। तो मेरे ख्याल में आइडियल जो इंडिया की 11 होनी चाहिए, अगर हम सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें, कंडीशन को नज़रअंदाज कर दें, तो मुझे लगता है कि इंडिया इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या के 3 सीमर और 3 स्पिनर के साथ भारत मैदान में उतरे। और 3 सीमर में आपके पास अर्शदीप है, बुमराह है, हार्दिक पांड्या हो गए। और 3 स्पिनर में आपके पास अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। मैं अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन को इस तरह से देख रहा हूँ, 5 रेगुलर बॉलर्स प्लस हार्दिक पांड्या एज योर थर्ड सीमर। कि वहाँ पे जो कंडीशंस हैं,
वो बहुत हेल्प करेंगे स्पिनर्स को भी। और ऊपर का स्लॉट तो आपको पता है कौन कौन खेलेगा। जी सर, आपसे एक सवाल हो रहा है कि आप संजू सैमसन को ऐसे विकेट कीपर देख रहे हैं या मुकेश शर्मा के साथ जाएंगे आप? जो मैंने आपको नीचे वाले प्लेयर गिना दिए तो मुझे लगता नहीं कि संजू सैमसन की जगह है, क्योंकि आपने शुभमन गिल को अगर वाइस कप्तान बनाया है तो वही ओपन करेंगे। तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपन करेंगे। नंबर 3 और नंबर 4 पे या तो तिलक वर्मा और या स्काई आएंगे, वो डिपेंड करता है ऊपर में पहले किसका विकेट गिरता है। उसके बाद आपके पास जगह है नहीं। सर मेरा आपसे उसके बाद नंबर 5 एक क्वेश्चन की क्या जैसे यशस्वी जायसवाल को टीम में नहीं रखा, क्या आप टेम्पटेड नहीं हो कि यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा 2 प्रॉपर बैट्समैन, फिर 3 नंबर शुभमन गिल, 4 पे सूर्या, फिर जितेश, हार्दिक, अक्षर? ऐसा मेरा क्वेश्चन बहुत समय से था दिमाग में। कितने प्लेयर खेलेंगे इसमें? 11 ही खेल सकते हैं, उनका तो नाम टीम में भी नहीं है, वो तो रिजर्व्स में है, तो कहाँ से उनको हाँ मौका तो मिलेगा? अभी मतलब आपने शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाया है तो अब तो उनको खिलाना होगा ना। और शुभमन का परफॉर्मेंस पिछले साल आईपीएल में काफी रहा था, काफी अच्छा रहा था। और वो अगर 11 में खेलेंगे तो वो एज ए ओपनर ही खेल सकते हैं, वो नीचे खेल नहीं पाएंगे, तो फिर आपके पास जगह बनती कहाँ है? तो अगर आपको संजू हाँ सैमसन को खिलाना हो तो इन दोनों में से फिर किसी आपको एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। सर आप संजू सर फिर मेरा अगर सैमसन आप को सर संजू सैमसन को आप मिडिल ऑर्डर में नहीं फिट करना चाहते हैं? पर ऐसे उनका हाल ही में काफी शानदार नहीं मुझे प्रदर्शन रहा। नहीं मुझे नहीं लगता है कि संजू सैमसन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, नहीं वो खेल सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं खेल सकते, वो मल्टी टैलेंटेड है। पर मुझे लगता है कि उनका ज्यादा वैल्यू टॉप ऑर्डर में मुझे नजर आता है। और नीचे में आपके पास कई अन्य खिलाड़ी हैं जो शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। उसमें जितेश शर्मा है, रिंकू सिंह है, शिवम दुबे हैं। इनके अंदर इस समय मेरे हिसाब से उनमें ज्यादा चांसेस हैं इन 2-3 प्लेयर्स के अच्छा करने के, इन कंपैरिजन टू संजू सैमसन। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे, इससे पहले आप जाएं। अभी आप यूपी20 लीग कमेंट्री कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कमेंट्री बॉक्स में तो हम खूब मस्ती होती है, सुनते रहते हैं, और कमेंट्री बॉक्स में पीछे क्या होता है उसके बारे में बताइए हम लोग को। पीछे तैयारी होती है थोड़ी बहुत, पीछे से कुछ ना कुछ प्रोड्यूसर्स साहब आपको कान में बोलते रहते हैं, डायरेक्टर साहब की आवाज आती रहती है हमेशा। तो एक कान में ये आपके पास जो ईयरपीस रहता है उससे सारी बात आपको आपके पास आ जाती है। वो आपको सुनते रहना होता है। आपके पास एक स्टेटिस्टिशियन होता है जो हमेशा आपको वो मैच के स्टैट्स या प्लेयर के स्टैट्स, वो जो आपको चाहिए वो स्टैट्स आपको आपको देता रहता है। जैसे कि अभी किसी ने सवाल पूछा था ना कि वो श्रेयस अय्यर ने कब रन बनाया था T20 में, तो अगर हाँ मैं कमेंट्री करता रहता तो मैं स्टैट्स से पूछ लेता, वो मुझे बता देता। वो मुझे ये भी बताता कि इसके बाद कौन ऐसे प्लेयर हैं जिसने रन बनाए हैं इंडिया के लिए। तो इस तरह की चीजें फटाफट आपको मिलती रहती हैं, इसीलिए कमेंट्री में काफी मजा आता है। वो जो स्टैटिस्टिशियन का जो रोल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर बिग रोल वो अदा करते हैं। हॉकाई जो आप लोग मैदान में देखते हैं, उसके जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। अगर आपको चाहिए कि अक्षर पटेल कौन से लेंथ पे ज्यादा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वो आपको हॉकाई प्रोवाइड करता है। कौन से विकेट में कितना टर्न मिल रहा है, कौन से विकेट में कितना सीम मूवमेंट है, कौन से कंडीशन में बॉल कितनी स्विंग करती है, ये सारी चीजें कमेंटेटर्स को मुहैया कराई जाती हैं, हॉकाई से, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, स्टेटिस्टिशियन से। बहुत बहुत ही एब्जॉर्बिंग एटमॉस्फेयर रहता है कमेंट्री करते वक्त। सर आपको सर आपसे किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आती है कमेंट्री करने में? सर आपका फेवरेट कमेंट्री पार्टनर कौन है? अब सब मेरे साथ, कई अब तो सारे के सारे कमेंटेटर या मोस्ट ऑफ द मेरे जूनियर्स हैं। ऐसा सर कोई मैंने आपका डुओ सबके सुना है, साथ। सर विवेक राजदान सर के साथ और अजय जडेजा सर के साथ, तब बहुत मजा आता है सर। थैंक यू सो मच, सर थैंक यू। काफी सर जब ये दो सब हम लोग साथ साथ खेल चुके हैं तो थोड़ी फेमिलियरिटी रहती है एक दूसरे के, हम लोग खिंचाई भी करते रहते हैं, वो भी आप लोगों ने सुना होगा। बड़ा ही लाइट जी जी और सर एटमॉस्फेयर रहता है। सर और शरीफा सर ड्योल आपका पार्थिव पटेल के साथ आपका ड्यू कहता है, पार्थिव पटेल सर के साथ, पार्थिव पटेल आपको अरे कई बार पीपी उनके तो साथ देखा बहुत, है मैंने। हाँ पीपी तो बहुत मजा करता है। पीपी इज अ वेरी जोवियल गाय। हाँ वो काफी तैयारी करके आता है, उसके इनसाइट्स बहुत अच्छे होते हैं एज अ कमेंटेटर। हम सब लोग कोशिश करते हैं कि आप एक दूसरे से सीखते रहें, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हम सभी की कोशिश ये होती है कि हम जो प्रोजेक्ट करें व्यूअर्स को, वो एक टीम की तरह प्रोजेक्ट करें। और एक और चीज है कि और सर अलग अलग कमेंटेटर्स की राय अलग हाँ होती है।
उसका भी सम्मान बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम लोगों ने क्रिकेट खेला है, वो अलग सोच के साथ क्रिकेट खेली है। उसी प्रकार से हम जो बातें व्यक्त करते हैं व्यूअर्स के सामने, उसमें भी थोड़ा डिफरेंस अगर आता भी है तो वो भी सही है। और सर लास्ट ईयर मैं आपसे मिला भी था एयरपोर्ट पे, अच्छा। आपको याद हो तो। लास्ट ईयर ओके, जब आप ग्वालियर आए ओके। थे, ग्वालियर आए थे जब आप। हाँ, राइट, वो मैच था ना वहाँ पे T20। या यस यस, बांग्लादेश में। हाँ, राइट, राइट, राइट। ओके, ऑलराइट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, सच अ प्लेजर। आप सब लोगों से सर मिलकर बड़ा अच्छा लगा। अभी हो आपको एशिया कप में हम सुन सकें। हाँ, मैं जाऊँगा। बहुत जल्दी। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के ओके, लिए, अपना समय देने thank you के so लिए। much and God bless and keep doing all this good work which all of you are doing so far. Okay, God bless you and have a good day. Bye bye. थैंक यू सेम टू थैंक यू यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड बाय। सेम टू यू। Thank थैंक you. यू सर, गुड बाय, गुड। तो जी हाँ, अभी आपने देखा सबा करीम पूर्व भारतीय चयनकर्ता हमारे साथ जुड़े थे। यहाँ पर उन्होंने चर्चाएं की और बताया कैसे सिलेक्शन होता है और क्या कहते हैं। बाकी सब आप बातें सुन सकते हैं रिप्ले में भी। और आज के बिल्कुल लिए बिल्कुल। फिलहाल इतना ही। और आप देख रहे थे क्रिकेट 4@7 न्यूज़ द प्रीव्यू शो। मेरे साथ थे यहाँ पे श्रवण और मेरे कोच अंतस। चलिए।